हेलो गाइस, मैं हूं शुभम तिवारी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपको बता दूं कि हमारे संविधान में ज़्यादातर चीज़ें इसी एक्ट से ली गई हैं, या तो डायरेक्ट और या फिर कुछ चेंजेस करने के बाद। इसलिए इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारत की आज़ादी से पहले जितने भी एक्ट्स आए हैं उनमें से यह सबसे बड़ा एक्ट था। इसके पहले इतना बड़ा डॉक्यूमेंट भारत में नहीं आया था। इसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। बात करें इस एक्ट की विशेषताओं की, तो इस एक्ट ने भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही, जिसमें भारत के सभी राज्य और जो भारतीय रियासतें हैं यानी उन्हें भी अब एक इकाई के रूप में माना जाएगा। यानी जो रियासतें हैं उन्हें भी ब्रिटिश भारत की इकाई के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। इसी के साथ इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 लिस्ट बनाने की बात भी करी। तो इन लिस्ट को जान लेते हैं। देखिए, पहली थी संघीय सूची यानी फेडरल लिस्ट, दूसरी थी राज्य सूची यानी प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो पहली लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या था, तो देखिए इस एक्ट के तहत इस लिस्ट में संघ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं उन्हें रखा गया, यानी जिन पर केवल केंद्र सरकार लॉ बना सकती थी वो इसके तहत रखे गए। तो ऐसे कुल कितने सब्जेक्ट्स थे? तो टोटल 59 सब्जेक्ट्स थे जो संघीय सूची के अंतर्गत रखे गए। आगे बात करें राज्य सूची की, तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो लॉ बना सकती थी। और ऐसे कितने टोटल सब्जेक्ट्स रखे गए? तो ऐसे टोटल 54 सब्जेक्ट्स थे जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। इसी के साथ आगे एक ऐसी भी लिस्ट भी बनाई गई जिसके सब्जेक्ट्स पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर लॉ बना सकती थी। इसे ही समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहा गया था। इसमें टोटल 36 टॉपिक्स को रखा गया था। अब देखिए, ये टॉपिक्स तो हो गए। अब इन इन तीनों लिस्ट के बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है जिस पर कोई लॉ बनाना है, तो वो कौन बनाएगा? तो उसकी पावर वायसरॉय को दी गई। यानी अगर कोई सब्जेक्ट बचता है जिस पर लॉ बनाना है तो अब वो वायसरॉय बनाएंगे। ये सब तो हो गया, लेकिन जो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो व्यवस्था थी वो असफल हो गई, क्योंकि जो देसी रियासतें हैं उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? तो देखिए, मान लीजिए कि आप किसी रियासत के राजा हैं, वहाँ का जितना प्रशासन है वो आप संभालते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या टैक्स वसूलना, मतलब जितनी भी पावर्स हैं वो आपके पास हैं। और अचानक एक दिन आपसे ये कह दिया जाए कि आप ये सब छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ पाएंगे? तो यही देसी रियासतों ने किया। असल में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो उस टाइम लोगों के बीच बहुत प्रचलित थी और भारत से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें वही कंट्रोल करती थी। तो देसी रियासतों को लगा कि अगर फेडरेशन में हम शामिल हो जाते हैं तो उनकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भैया, हमें नहीं बनाना इंडिया विंडिया, हम तो अपने राज में खुश हैं, हमारी रोजी रोटी चल रही है, हम उसी में खुश हैं। तो इसी के साथ जो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने की व्यवस्था थी वो सफल ही नहीं हो पाई। आगे बात करें तो इस एक्ट ने डायरकी का जो सिद्धांत था उसे समाप्त कर दिया, यानी द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसे अब बंद कर दिया गया और कहा गया कि जो प्रोविंसेस हैं उन्हें पूरी तरह से ऑटोनॉमी देंगे, यानी प्रोविंसेस अब अपने हिसाब से लॉ बना सकते थे। यानी जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उन पर वायसरॉय अपनी काउंसिल के साथ लॉ तो बनाएगा, लेकिन अब वो प्रोविंशियल काउंसिल को जवाबदेह होगा। यानी जो तानाशाही थी रिजर्व सब्जेक्ट में उसे भी खत्म कर दिया गया। जो रिजर्व सब या देखिए, इसके तहत क्या हुआ था कि जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं उन पर लॉ तो गवर्नर ही बनाएगा, लेकिन जो उसे प्रोविंशियल काउंसिल की सलाह पर काम करना होगा। अब ये जो व्यवस्था है वो 1937 में लागू हो जाती है, लेकिन 1939 में इसका अंत भी हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, 1937 में जब यह व्यवस्था लाई गई और पावर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में आई, तो उन्होंने 1937 से 1939 तक बहुत ज़बरदस्त काम किया था। लेकिन 1939 में क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है
तो जो इंग्लैंड है उसने क्या किया कि भारत में किसी से भी बातचीत किए बिना इंडिया को वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया गया, यानी वर्ल्ड वॉर का पार्ट बना दिया गया और एलाइज की तरफ से लड़ने के लिए कह दिया गया। तो इसी पर क्या होता है कि इंडिया में आक्रोश शुरू हो जाता है और 1939 में इस व्यवस्था का अंत हो जाता है। क्यों अंत हो जाता है? क्योंकि जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन। आगे बात करें तो अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली ले आते हैं और केंद्र के विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर देते हैं। हालांकि जो ये प्रावधान था वो कभी लागू ही नहीं हो सका था। आगे बात करें तो देखिए 1935 के समय कुल 11 प्रोविंसेस या कहें तो 11 राज्य हुआ करते थे। तो इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि 11 में से 6 प्रांतों में अब बाइकैमरलिज्म की जो नीति है वो लागू की जाएगी, यानी 11 में से 6 प्रांतों में अब द्विसदनीय व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि बंगाल में, बंबई में, मद्रास में, बिहार में संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई जाएंगी। ये तो रही बात प्रोविंसेस की। अच्छा, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे गांधी जी ने सांप्रदायिक अवार्ड की जो योजना थी उसको खत्म किया था, लेकिन 1935 में अंग्रेजों ने फिर अपनी तोड़ो और राज करो की जो नीति थी उसको फिर से चलाया और फिर से 1935 के एक्ट में ये कह दिया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। शेड्यूल कास्ट के साथ महिलाओं को और मजदूरों के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। और देखिए, अंग्रेजों का सीधा सा मकसद था कि भैया इंडियंस को कभी एक नहीं होने देना है, क्योंकि उनको पता था कि इंडियंस जिस दिन इकट्ठे हो गए उसी दिन अंग्रेजों का अंत निश्चित था। लेकिन फिर भी ये अपनी उससे बाज नहीं आते थे और इंडिया के जितने भी, चाहे वो धर्म के रूप में हो, ठीक है, या एक ही जाति में, तो ये कहीं ना कहीं फूट डालते ही रहते थे कि वो एक हो ना सकें। आगे बात करें तो देखिए, हमने देखा था कि 1858 के एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनकी हेल्प के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था, लेकिन 1935 के एक्ट ने इस परिषद को खत्म कर दिया और भारत सचिव की हेल्प के लिए एक टीम दे दी कि भैया आप इस टीम के साथ काम करिए, ये आपकी हेल्प करेगी। आगे बात करें तो अच्छा, इस एक्ट के तहत भारत में मताधिकार यानी जो वोटिंग का राइट है उसका विस्तार किया गया और जो क्राइटेरिया था उसके लेवल को थोड़ा कम किया गया और इस प्रकार भारत की कुल 10% संख्या को ये अधिकार दे दिया गया कि वो अब वोटिंग का राइट उनके पास है। आगे बात करें तो इस एक्ट के तहत देश की जो मुद्रा है यानी देश की जो करेंसी है और जो उसकी साख है उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत की जाती है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। इसी के साथ साथ इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट चाहें तो वो एक संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी कर सकते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट में कहा गया। देखिए, संघीय लोक सेवा आयोग जो है वो, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, अगर ये पूछा जाता है कि वो किस एक्ट के तहत लाई गई, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत लाई गई थी। और आगे बात करें तो इस एक्ट के तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। अब ये फेडरल कोर्ट की स्थापना तो हो गई, वो किस वर्ष हुई, तो वो 1937 में की गई थी। यानी 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत की जाएगी। इसी पॉइंट के साथ आज के वीडियो में हमने जाना कि एक्ट ऑफ 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या विशेषताएं रही हैं, उसको भी हमने इस वीडियो में जान लिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की,
और जानेंगे कि उसके तहत उसकी विशेषताएं क्या थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।